Dear student, let's discuss endocrinology medicine based MCQs. So endocrinology medicine based MCQs आज हम डिस्कस करेंगे. इसमें MCQs नंबर 1 है हमारे पास. लेट्स डिस्कस दी स्टेटमेंट. अ 42-year-old woman कंप्लेन करते हैं कंप्लेन्स ऑफ फटीग, कॉन्स्टिपेशन एंड वेट गेन फॉर सेवरल मंथ. यानी एक 42-year-old फीमेल हैं जो कंप्लेंट्स आती हैं इसकी हमारे पास, वो हैं फटीग हैं, कॉन्स्टिपेशन है एंड वेट गेन है. और वो for several months these complaints are present. She also notes neck swelling. इसको neck swelling भी है. एग्जामिनेशन जब हमने इसकी की तो उसमें क्या आ गया, ड्राई स्किन है, ब्रेडिकार्डिया है एंड डिलेड रिफ्लेक्स रिलैक्सेशन है. ठीक है, तो इसमें TSH हाई है, फ्री T4 जो है लो है एंड NT-TPO एंटीबॉडीज आर पॉजिटिव. NT-TPO यानी थायराइड पर ऑक्सीडेज के खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज पैदा हुई हैं जो क्या कहते हैं बॉडी के अंदर मौजूद हैं. तो इसमें अपने सबसे पहले अपने इस MCQ से डायग्नोसिस निकालना है. ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है विच पैथोलॉजिकल प्रोसेस बेस्ट एक्सप्लेन हर डिजीज, तो इसमें उसको क्या मसला हो सकता है. व्हाट इज द डायग्नोसिस आप सोच ले क्या हो सकता है. यानी इसमें फटीग है, कॉन्स्टिपेशन है एंड वेट गेन है. फटीग, कॉन्स्टिपेशन एंड वेट गेन. अगर आप इस पेशेंट के सिम्टम्स को देखें तो सिम्टम हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म के सबसे पहले अपने इसके ऊपर सोचना है. तो ये सिम्टम जो है ये क्या है, हाइपोथायराइडिज्म के साइन एंड सिम्टम्स हैं. अब इसमें क्या हो सकता है, क्या क्या चीज़ें आ सकते हैं, सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायराइडिज्म. लेकिन अब ऑप्शन को भी हमने देखना है कि इसमें ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं. तो लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन विद जर्मिनल सेंट्रल फॉर्मेशन इन हर्टल सेल चेंजेस. हर्टल सेल जो है कहाँ पे होते हैं, यू शुड नो वियर हर्टल सेल. Diffuse hyperplasia follicular epithelium with scalloped collide follicular destruction with amyloid deposition, granulomatous inflammation following a viral infection. तो ये क्या है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है. यहाँ पर क्या है हमारे पास ऑप्शन नंबर A, B, C एंड D. तो सबसे पहले आप खुद सोच लीजिए इसके ऊपर जो है, फिर हम डिस्कशन कर लेते हैं. तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आई एम गोइंग टू एक्सपोज दैट इज हाशिमोटो थायराइडाइटिस. तो ये जो डायग्नोसिस है इसमें हमारे पास हाशिमोटो थायराइडाइटिस है जो कि ऑटो इम्यून डिजीज है एंड डेंस लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन विद जर्मिनल सेंटर. और इसमें हर्टल सेल जो होते हैं ये खास होते हैं. तो हर्टल सेल आर प्रेजेंट इन हाशिमोटो थायराइडाइटिस. यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ए, ऑप्शन नंबर A, लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन विद जर्मिनल सेंटर फॉर्मेशन एंड हाई हर्टल सेल चेंजेस. Then let's come to second number question. A 26-year-old man is recurrent episodes of headache, sweating, and palpitation with a BP very high, and urine metanephrine and vinyl mandelic acids are elevated. CT हमने इसकी की एड्रेनल मास जिसमें हमारे पास आया. यहाँ पे हमने जो है एड्रेनल मास CT स्कैन के ऊपर देख लिया. अब हमने इसको क्या करना है, रिमूव करना है, यानी एड्रेनल मास को रिमूव करना है. तो सर्जिकल रिमूवल से पहले कौन सा ड्रग जो है हम स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पे हमने फर्स्ट स्टेप 1 में भी पढ़ा था कि अल्फा बिफोर बीटा, A बिफोर B, ये डिस्कशन किया हमने फर्स्ट स्टेप 1 के लेक्चर्स में. तो A बिफोर B, A बिफोर B, A बिफोर B. तो A मीन अल्फा बिफोर बीटा ब्लॉकर. तो हम अल्फा ब्लॉकर जो है देते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले जो है अल्फा ब्लॉकर जो है करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास अल्फा ब्लॉकर है. सो अल्फा ब्लॉकेज जो है इज एसेंशियल, अल्फा ब्लॉकेज इज एसेंशियल बिफोर बीटा ब्लॉकर. और ये हम किस लिए देते हैं, टू अवॉइड, ताकि हम खत्म करें अनअपोज्ड अल्फा एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन, यानी अल्फा एड्रेनर्जिक जो स्टिमुलेशन करते हैं उसको अवॉइड करने के लिए. इन हाइपरटेंसिव ड्यूरिंग फियोक्रोमोसाइटोमा सर्जरी. तो असल में जो है डायग्नोसिस हमारे पास कोई फियोक्रोमोसाइटोसिस है, साइटोमा है एंड इन सर्जिकल रिमूवल अगर हम इसे करेंगे तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले अल्फा ब्लॉकर देते हैं. तो हमारे पास अगर इस तरह MCQ से व्हाट इज द डायग्नोसिस, तो हम क्या कहेंगे, फियोक्रोमोसाइटोमा. तो इसमें आपको ऐसा भी MCQ हो सकते हैं कि डायग्नोसिस क्या है. 50-year-old वुमेन विद अ ग्रेव डिजीज, एक 50 साल की ओल्ड वुमेन है और उसको ग्रेव डिजीज है. वो कार्बिमाजोल जो है वो ट्रीटमेंट में है, यानी उसको हमने कार्बिमाजोल जो है स्टार्ट किया हुआ है और वो जो है वापस हॉस्पिटल आता है विद हाई ग्रेड फीवर एंड सोर थ्रोट. यानी 50-year-old with grave disease on carbimazole return with high fever and sore throat. शी लुक पेल, वो क्या है, पेल नजर आती हैं. वाइट ब्लड सेल काउंट उसकी क्या है 1200 पर मिलीमीटर क्यूब है. एंड व्हाट इज द बेस्ट इन इमीडिएट स्टेप, यानी एक 50-year-old वुमेन है और वो ग्रेव डिजीज का पेशेंट है. उसको हमने पहले कार्बिमाजोल दिया था. कार्बिमाजोल जो है उसको ट्रीटमेंट उसको जारी है, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद हमारे पास दोबारा आता है हॉस्पिटल में और कंप्लेन करता है कि आई हैव हाई ग्रेड फीवर एंड सोर थ्रोट. हमने उसको चेक किया और अगर उसके एग्जामिनेशन की, हमने उसकी एग्जामिनेशन जब हमने की तो वो पेल लुकिंग है. ठीक है, वाइट ब्लड सेल काउंट उसका इतना है 1200 पर मिलीमीटर क्यूब. तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ठीक है. तो ये हमारे पास क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन के में अगर हम देखें तो कार्बिमाजोल जो है, कार्बिमाजोल इस वजह से इस पेशेंट को क्या है कुछ कॉम्प्लिकेशन हुई हैं. तो हम एक
जो स्टेप है नेक्स्ट हम ये करेंगे कि जो कॉम्प्लिकेशन जिस ड्रग की वजह से हुई उसको हम स्टार्ट करेंगे और हम फिर इसके टेस्ट करेंगे कि इसके ऊपर इसमें हीमोग्लोबिन वगैरह चेक करेंगे कितना हीमोग्लोबिन है। तो इसमें कंटिन्यूस बाकी जितने भी ऑप्शन देखें इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है कि स्टॉप और कार्बिमाजोल एंड इमीडिएटली एंड हार्डर सीबीसी। तो ये क्या करेंगे क्योंकि कार्बिमाजोल की वजह से ये प्रॉब्लम है उसको, तो वो स्टॉप करेंगे फिलहाल और हम सीबीसी को ऑर्डर करेंगे एंड वी विल सी वाई शी इज पेल, इसकी हीमोग्लोबिन वगैरह आरबीसी काउंट वगैरह ये सब कुछ चेक करेंगे। तो यहाँ पे असल में क्या है, एक ग्रेनुलोसाइटोसिस जो होती हैं इज अ डेंजरस साइड इफेक्ट ऑफ थियोनामाइड। ये जो है स्टेप 1 में हमने पढ़ा हुआ था कि एक ग्रेनुलोसाइटोसिस जो है एक डेंजरस साइड इफेक्ट है थियोनामाइड का, यानी जो हमारे पास कार्बिमाजोल है ये क्या है, थियोनामाइड है। फीवर एंड सोर थ्रोट रिक्वायर इमीडिएट ड्रग सीजेशन इन फुल ब्लड काउंट, यानी जब फीवर एंड थ्रोट है, सोर थ्रोट है तो हम क्या करेंगे, ये ड्रग स्टॉप करेंगे और सीबीसी को ऑर्डर करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 48 ईयर ओल्ड मैन, हमारे पास एक ओल्ड मैन है जिसकी उम्र क्या है 58 ईयर है, वो सी के डी के साथ क्या करता है प्रेजेंट करता है, इसको क्रोनिक किडनी डिजीज है और वो हमारे पास आते हैं हॉस्पिटल में लिथर्जी, कन्फ्यूजन, बोन पेन के साथ हमारे पास हॉस्पिटल में आता है। लिथर्जी है, सुस्त हैं, कन्फ्यूज हैं और उसको ऑडियो में दर्द है। कैल्शियम जब हमने किया तो वो 7 आया, फॉस्फेट जो है आई था और पीटीएच भी क्या था आई था। व्हाट मैकेनिज्म एक्सप्लेन इज बोन डिजीज, तो ये उसके बोन का मसला है और ये कौन सी डिजीज हो सकती है। तो अब सबसे पहले इस क्वेश्चन के ऊपर सोचें कि इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक तो सीकेडी है। सीकेडी क्या करता है, जब किडनी को प्रॉब्लम होता है तो किडनी रिएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम नहीं कर सकता तो कैल्शियम रिमूव विद यूरिन, तो कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, फॉस्फेट ज़्यादा हो जाता है और पीटीएच ज़्यादा हो जाता है इसके लो कैल्शियम के रिस्पांस में। तो ये चीज़ तो हमने फर्स्ट स्टेप 1 में भी पढ़ो है, वहाँ पे डिटेल से आप लोग देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो लेट्स से इफ वी हैव सीकेडी, तो अगर सीकेडी होगा तो कैल्शियम क्या होगा ब्लड के अंदर कम होगा, फॉस्फेट जो है वो क्या होगा ज़्यादा होगा, फॉस्फेट ज़्यादा होगा तो लो कैल्शियम विल एंड हाई फॉस्फेट दिस विल इंक्रीज द लेवल ऑफ पीटीएच इन रिस्पांस। पीटीएच ज़्यादा हो गया तो ये तो हाइपरथायराइडिज्म होगा, बट दिस इज प्राइमरी और सेकेंडरी, सो दिस इज सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म। सेकेंडरी का मतलब कि ये लो कैल्शियम की वजह से हुआ है एंड द मेन काज इज द क्रोनिक किडनी डिजीज। सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बोन डिजीज उसको है यानी बोन पेन वगैरह है, तो यहाँ पे एमसीक्यूज में जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो कौन सा है हमारे पास, नंबर 1 डिक्रीज एल्फा हाइड्रोक्सिलेज एक्टिविटी रिड्यूसिंग एक्टिव विटामिन डी, तो ये हमारे पास क्या है कि अल्फा हाइड्रोक्सिलेज भी कम होगा, क्यों, क्योंकि किडनी में पैदा होता है। एक्सेस पीटीएच सिक्रीशन फ्रॉम पैराथायराइड एडिनोमा, पैराथायराइड एडिनोमा तो यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये तो अक्सर प्राइमरी में होता है। विटामिन डी टॉक्सिसिटी काजिंग हाइपरकैल्सीमिया, विटामिन डी की टॉक्सिसिटी भी नहीं है जो हाइपरकैल्सीमिया काज करे, क्योंकि यहाँ पे तो कैल्शियम का लेवल जो है कम है। बोन मेटास्टेसिस फ्रॉम कार्सिन, ये भी नहीं है, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज भी कम है और इस वजह से पीटीएच ज़्यादा है। तो सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म इन सीकेडी जो क्रोनिक किडनी डिजीज होते हैं रिजल्ट फ्रॉम रिड्यूस विटामिन डी एक्टिवेशन, और जिस वजह से कैल्शियम कम होता है। कैल्शियम एक तो रिएब्जॉर्प्शन की वजह से कम होता है और एक विटामिन डी की वजह से कम होता है, लीडिंग टू हाइपोकैलेमिया एंड हाइपरफॉस्फेटेमिया एंड रेनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। तो यहाँ पे रेनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी होती है। अब यहाँ पे मैंने जो डिस्कस किया इसमें एक यहाँ पे उन्होंने जो डिस्कशन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है वो कैल्शियम की कमी किस वजह से है, एक तो सीकेडी में रिएब्जॉर्प्शन का मसला होता है और दूसरा जो है विटामिन डी की कमी की वजह से। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये क्या करते हैं कैल्शियम के लेवल को लो रखते हैं एंड दिस रिजल्ट इन रेनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, रेनल ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी व्हेन किडनी काज द पेन एंड प्रॉब्लम इन द बोन। तो यहाँ पे मसला किडनी में है, विटामिन नहीं बनता, कैल्शियम जब ऑब्जर्व नहीं होता, फॉस्फेट जो होता है वो लॉस नहीं होता टू द यूरिन, सो हाई लेवल ऑफ फॉस्फेट लो लेवल ऑफ कैल्शियम काज रिजल्ट इन द इंक्रीज लेवल ऑफ पीटीएच एंड दिस इज द एक्सप्लेनेशन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अ 45 ईयर ओल्ड मैन विद लॉन्ग स्टैंडिंग टाइप 2 डायबिटीज। एक 45 ईयर ओल्ड मैन है, हमें पता है कि इफ इट इज मोर देन 30 देन इट विल नॉट टाइप 1 इट विल टाइप 2, तो उसको लॉन्ग टाइम से क्या है टाइप 2 डायबिटीज है। हमारे पास आता है विद सडन विजुअल ब्लरिंग, उसको क्या है विजुअल ब्लरिंग है यानी उसको चीज़ साफ साफ नहीं दिखती। हमने उसकी फंडस एग्जामिनेशन की जिसमें माइक्रो एनोरिज्म है हमारे पास, यानी हमने फंडस एग्जामिनेशन पे माइक्रो एनोरिज्म देखे, डार्ट इमरेजेस देखे एंड कॉटन वूल स्पॉट्स देखे, ये सारे क्या हैं कॉम्प्लिकेशन है टाइप डायबिटीज मेलाइटिस के। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली पैथोलॉजी, तो इसकी पैथोलॉजी क्या है, तो यहाँ पे मतलब ये है कि एक पेशेंट है हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का और उसमें रेटिनोपैथी हुई है, यानी यू कैन आल्सो से अ टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस पेशेंट कम टू अस विद कंप्लेंट्स ऑफ रेटिनोपैथी। व्हाट इज द पैथोलॉजी ऑफ रेटिनोपैथी, यानी इसमें जो आंखों का मसला होता है उसमें क्या चीज़ जो है डिफेक्टिव होता है। नंबर 1 हाइलिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, आया आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होती है, नहीं मतलब इसके आर्टेरियोल या आर्टरीज जो होते हैं छोटे छोटे, आया इसमें हाइलिन डिपोजिशन होता है, तो ये एक ऑप्शन है। माइक्रो एंजियोपैथी,
विद बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग, आया इसके जो आई के ब्लड वेसल है इसमें इसके जो मेम्ब्रेन है उसकी थिकनिंग होती है और इस वजह से उसको आई का मसला है। वास्कुलाइटिस ऑफ रेटिनल आर्टरी, आया इसकी इन्फ्लेमेशन ऑफ आर्टरीज होती हैं, या कोलेस्ट्रॉल इम्बोलिज्म, या इसमें कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं आता है और यहाँ पे प्रॉब्लम काज करते हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो यहाँ पे आप लोग नोट कीजिए कि यहाँ पे जो डायबिटिक मेलाइटिस के पेशेंट हैं और उनको रेटिनोपैथी होती है तो उनमें क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की थिकनिंग की वजह से होते हैं। जो आर्टरीज का बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो थिक हो जाता है और इस वजह से फिर आर्टरीज को प्रॉब्लम होते हैं और उसकी ब्लॉक की जाती हैं। सो डायबिटिक माइक्रो एंजियोपैथी काज कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन थिकनिंग एंड पेरिसाइट लार्ज लीडिंग टू रेटिनोपैथी एंड नेफ्रोपैथी। तो नेफ्रोपैथी में भी इस तरह ग्लोमेरुलस की थिकनिंग होती है। 60-year-old डायबिटिक विद सीकेडी, हमारे पास एक 60-year-old पेशेंट है जिसको डायबिटिस है और वो सीकेडी का मरीज भी है। वो हमने पाया अनकॉन्शियस, ग्लूकोज इसका 38 मिलीग्राम पर डेसीलिटर, क्रिएटिनिन हाई था। फीमेली रिपोर्ट्स यानी उसकी फीमेली वाल ने बताया स्टिल यूज इज यूजुअल इंसुलिन डोज, कि ये अभी भी जो है इंसुलिन का डोज जो है इस्तेमाल करता है उस तरह जिस तरह पहले उसका ग्लूकोज सही था और वो हॉस्पिटल में आया था। व्हाट एक्सप्लेन द करंट हाइपोग्लाइसीमिया, रिकरेंट हाइपो, यानी हमारे पास एक 60-year-old डायबिटिक पेशेंट हैं जो कि सीकेडी का मरीज भी हैं। वो अनकॉन्शियस हैं, उसको मतलब अनकॉन्शियसनेस हो गया, ग्लूकोज का लेवल हमने चेक किया वो 38 था विच इज़ वेरी वेरी लो। 56 से जब कम होता है तो उसको हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम आते हैं। तो ये तो 38 है, क्रिएटिनिन वेरी वेरी हाई है, ठीक है, 1.2 तक जो है नॉर्मल होता है, इससे ज़्यादा हो जाए तो ये क्या होता है, नॉर्मल। उसकी फीमेल वाले ने बताया कि वो अभी भी वो ग्लूकोज यानी सारी इंसुलिन यूज़ करता है जिस तरह पहले उसका ग्लूकोज हाई था और हमने हॉस्पिटल लिया, हम उसको हॉस्पिटल ले गए थे और वहाँ पे डॉक्टर ने हाई शुगर के हिसाब से वही मतलब उस इंसुलिन का डोज उसको लिखा था, तो वही डोज जो है वो अभी भी यूज़ करता है। तो एक तो ये चीज़ है कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया हुआ है, उसको साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया यानी रिकरेंट ट्रीमर्स आते हैं, अनकॉन्शियसनेस आते हैं, ठीक है, पल्पिटेशन होती है, तो उसको ये मसला हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि व्हाट एक्सप्लेन रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें सीकेडी का पेशेंट है तो यहाँ पे जो इंसुलिन हम देते हैं, इंसुलिन वो क्या होता है, इसकी मेटाबॉलिज्म स्लो होती है बिकॉज ऑफ ए किडनी प्रॉब्लम। सो बिकॉज ऑफ द किडनी प्रॉब्लम इसकी जो इंसुलिन है उसकी मेटाबॉलिज्म सही नहीं होती है और वो हाई लॉन्ग टाइम के लिए बॉडी में रहता है इंसुलिन, और ये इंसुलिन फिर क्या करता है, एक्शन उसका ज़्यादा होता है और वो हाइपोग्लाइसीमिया का करता है। सो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी डिक्रीज रेनल डिग्रेडेशन, यानी जब इसकी किडनी का प्रॉब्लम हो जाए तो किडनी एंड क्लियरेंस ऑफ प्रोलॉन्ग इनएक्शन, तो इसमें इंसुलिन जो होता है लॉन्ग टाइम के लिए क्या करता है, एक्शन करता है। सो रिड्यूस किडनी फंक्शन, यानी इसके किडनी फंक्शन टेस्ट जो है एबनॉर्मल है, इंसुलिन मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है, मेकिंग स्टैंडर्ड डोज एज एक्ट लॉन्गर इन काजिंग फ्रीक्वेंट हाइपोग्लाइसीमिया। तो जो नॉर्मल या स्टैंडर्ड डोज हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा टाइम के लिए इंसुलिन के काम करते हैं और वो क्या करते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया काज करते हैं। नेक्स्ट भी है और 35-year-old वुमेन, हमारे पास एक फीमेल आती है, उसका एज 35 है, प्रेजेंट विद मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, गैलेक्टोयूरिया एंड विजुअल फील्ड डिफेक्ट। MRI रिवील अ पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा विच इज द इनिशियल ट्रीटमेंट। इसमें हम ट्रीटमेंट क्या देंगे, यानी एक पेशेंट है जिसको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, गैलेक्टोयूरिया, विजुअल डिफेक्ट आता है और उसको पिट्यूटरी एडिनोमा है। तो पिट्यूटरी एडिनोमा है इस वजह से उसको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी एंड गैलेक्टोयूरिया होते हैं और विजुअल डिफेक्ट इसलिए है उसको कि वो कंप्रेसिव सिम्टम ऑन ऑप्टिक कियाज्म डालता है। अब क्वेश्चन ये है व्हाट इज द मोस्ट, इसमें ट्रीटमेंट जो है सबसे बेहतर ट्रीटमेंट जो है क्या देंगे, सर्जिकल रिमूवल, ब्रोमोक्रिप्टिन या केबरगोलिन थेरेपी, रेडियोथेरेपी या कार्टिकोस्टेरॉइड। तो इसमें क्या देंगे, क्योंकि इस पेशेंट को मेसो गैलेक्टोयूरिया है, उसके प्रोलैक्टिन लेवल बहुत ज़्यादा है, एडिनोमा है, तो इसको हम कम करेंगे। तो इनिशियल ट्रीटमेंट है, बेस्ट ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं बताया है, ऑलवेज डिफरेंशिएट बिटवीन द बेस्ट इन इनिशियल एंड मोस्ट ट्रीटमेंट। तो हम इनिशियल इसको सर्जिकल रिमूवल डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसकी प्रोलैक्टिन हाई जो है उसको हम कम करेंगे विद द हेल्प ऑफ डोपामिन एगोनिस्ट, एंड वी नो दैट डोपामिन डिक्रीज प्रोलैक्टिन, और इस वजह से फिर श्रिंकिंग ऑफ एडिनोमा होता है। तो जितना रहता है वो हम फिर बाद में सर्जिकल रिमूवल के जरिए से काट लेते हैं। सो यहाँ पे ब्रोमोक्रोप्टिन जो है या कैबरगोलिन थेरेपी विच आर दी डोपामिन एगोनिस्ट, तो ये डोपामिन की तरह काम करते हैं और ये प्रोलैक्टिन के लेवल को कम करते हैं और ये फिर गैलेक्टोयूरिया को कंट्रोल करते हैं एंड आल्सो डिक्रीज द साइज ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो यहाँ पे dopamine agonist suppress prolactin secretion and often shrink the adenoma. Surgery is reserved for resistance or compressive cases. सर्जरी जो है हम तब करते हैं जब ये ड्रग ट्रीटमेंट जो है काम नहीं करता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गिव ब्रोमोक्रेटिन एंड केबरगोलिन थेरेपी। एंड उसके हैंड जो हैं बड़े बड़े हैं और उसका वॉइस जो है डीप है और उसका ग्लूकोज लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा है, 180 है। IGF-1 जो है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 इज आल्सो एलिवेटेड
what test is used to confirm the diagnosis? So think upon the question. यहाँ पे 30-year-old मैन है जिसको क्या है कोर्स फेशियल फीचर है एंड उसके बड़े बड़े हैं डीप वॉइस हैं ग्लूकोज उसका ज़्यादा है IGF-1 लेवल उसका एलिवेटेड है. सो डायग्नोसिस हमारे पास क्या है एक्रोमेगेली है और लेकिन इसके लिए हम कौन सा टेस्ट जो है बेहतरीन होगा जो हम देखेंगे. तो इसमें मेन रोल जो है ग्रोथ हार्मोन का होता है. ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन जो है इसमें क्या होंगे ज़्यादा होंगे. लेकिन यहाँ पे एक टेस्ट होता है जो हम बाहर से ओरल ग्लूकोज देते हैं और उस ओरल ग्लूकोज जो होते हैं जो हमें नॉर्मल पीपल में क्या होता है ग्रोथ हार्मोन को डिक्रीज करते हैं लेकिन यहाँ पे एलिवेटेड होता है बिकॉज द प्रॉब्लम इज इन द ग्रोथ हार्मोन प्रोडक्शन. सो elevated growth hormone after oral glucose load, suppressed growth hormone after oral glucose load, MRI brain with contrast, random glucose level. तो यहाँ पे जो मोस्ट करेक्ट आंसर है वो क्या है ऑप्शन नंबर ए. तो यहाँ पे क्या आते हैं फेलियर ऑफ ग्रोथ हार्मोन सप्रेशन फॉलोइंग ग्लूकोज लोड कन्फर्म एक्रोमेगेली. यानी अगर हम बाहर से ओरल ग्लूकोज दे दे और वो ओरल ग्लूकोज ग्रोथ हार्मोन को डिक्रीज ना करे यानी डिक्रीज फेल हो जाए तो इसको हम डायग्नोस करेंगे इससे कि एक्रोमेगेली है. मेरा MRI जब हम करते हैं तो वो फिर हमें ये पता देता है कि इन्फॉर्मेशन देता है कि पिट्यूटरी जो है सोनोग्राफी ऑफ एडिनोमा जो है वो कहाँ पे है. लोकलाइजेशन ऑफ एडिनोमा ऑफ द पिट्यूटरी. तो असल में ग्रोथ हार्मोन जहाँ से ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं एडिनोमा होता है. तो बेस्ट इज जो है एलिवेटेड ग्लूकोज आफ्टर दी ओरल ग्लूकोज लोड. यहाँ पे ग्लूकोज ग्रोथ हार्मोन कम इसलिए नहीं होता क्योंकि एडिनोमा है तो एडिनोमा जो है अपने आप से जो है ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिवली प्रोड्यूस करते हैं विदाउट दी कंट्रोल ऑफ एनी अदर हार्मोन. 65-year-old women develop a confusion and seizure after thiazide diuretic use. Serum sodium is 118. ओस्मोलिटी जो है लो है यूरिन ओस्मोलिटी जो है वो ज़्यादा है. मतलब ये है कि ओस्मोनिल यूरिन जो है वो ज़्यादा थिक है सीरम जो है वो थिक नहीं है. व्हाट इज़ द डायग्नोसिस. तो इसमें डायग्नोसिस जो है हमारे पास क्या है तो यहाँ पे क्या है कन्फ्यूजन है सीजर है आफ्टर थायराइड डायरेटिक यूज. सीरम जो है सोडियम कम है सीरम जो है सोडियम कम है और ओस्मोलिटी जो है इसका भी लो है यानी सीरम के जो है यानी जो ब्लड है वो उसमें पानी जो है ज़्यादा है और यूरिन जो है थिक है. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ऐसा चीज़ पैदा हुआ है जो पानी को क्या करता है रिअब्जर्व करता है. तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो SIDH हैं डायबिटीज इंसिपिडस हैं एडिसन डिजीज हैं साइकोजेनिक पोलिटिप्स हैं. तो यहाँ पे क्या है की रिअब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा हुई है. दिस अकर इन डिजीज व्हिच इज कॉल्ड एज SIADH यानी सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन जिसमें हाई लेवल ऑफ ADH क्या करता है काज मोर एक्सेसिव रिअब्जर्वेशन ऑफ वाटर इन द किडनी एंड इट रिजल्ट इन एक्सेसिव वाटर इन द सीरम एंड लो osmolality in the serum and the high osmolality in the urine. Then we have a 21-year-old woman with polyuria, polydipsia and hypernatremia fail to respond to desmopressin. तो यहाँ पे क्या है एक 21-year-old वुमेन है जो पोलियूरिया पोलिडिप्सिया और हाइपरनेट्रीमिया के साथ हमारे पास आता है और वो डेस्मोप्रेसिन को रिस्पांस नहीं देता. डेस्मोप्रेसिन क्या आता है ADH की तरह काम करता है. इट इज ADH एनालॉग. यूरिन रिमेन डाइल्यूट यूरिन उस तरह ये डाइल्यूट होता है. व्हाट इज द डायग्नोसिस. तो इसमें डायग्नोसिस जो है क्या है तो आप इसके ऊपर सोच लें. यानी इसमें क्या है हमने डायबिटीज इंसिपिडस पढ़ा था सेंट्रल में मैंने पढ़ा था कि वहाँ पे ADH कम होता है लेकिन नेफ्रोजेनिक में पढ़ा था कि ADH तो ज़्यादा होता है लेकिन वो काम नहीं करता. तो अगर हम इस पेशेंट को अगर हम सोच लें कि नेफ्रोजेनिक डायबिटीज हैं तो इसमें नेफ्रोजेनिक में क्या होता है सेंट्रल में क्या होता है सेंट्रल में ADH जो है ऑप्शन नंबर है सेंट्रल में ADH कम होता है. तो अगर हम डेस्मोप्रेसिन दे दे यानी ADH दे दे तो पेशेंट विल बिकम नॉर्मल. तो यहाँ पे तो पेशेंट नॉर्मल नहीं होता. तो दिस इज नॉट सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस. SIDH नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो कंप्लेंट्स हैं वो अपोजिट हैं पोलियूरिया हैं यानी यूरिन के अंदर जो है वाटर ज़्यादा है. साइकोजेनिक पोलिडिप्सिया ये भी नहीं है. ठीक है तो यहाँ पे जो है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे ADH हैं यानी डेस्मोप्रेसिन तो हमने दे दिया बाहर से लेकिन ये काम नहीं करता. तो दिस अकर इन केस ऑफ नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस. In nephrogenic diabetes insipidus, the kidney are unresponsive to ADH, so urine stay dilute despite desmopressin. Lithium and hypercalcemia often causes. Next question. A 30-year-old woman present with sudden palpitation, fever and agitation after thyroid surgery. BP is very high, temperature is very high. What is the most likely diagnosis? तो यहाँ पे क्या है डायग्नोसिस क्या है आप लोग सोच लें. तो यहाँ पे कंडीशन स्ट्रेस की है जो कि थायराइड सर्जरी है और पल्पिटेशन फीवर एंड एजिटेशन है. BP वेरी हाई है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है. तो इसमें हमारे पास थायराइड स्टर्म एक्जिडीमा कोमा प्यूकोमासाइटोमा या पैनिक अटैक. द करेक्ट आंसर इज ए एंड दिस थायराइड स्टर्म एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग एक्सर्वेशन है थायरोटॉक्सिकोसिस की जो कि सर्जरी यानी स्ट्रेस की वजह से होती है इन्फेक्शन या सर्जरी की वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन. A 65-year-old man with COPD. एक 65-year-old मैन है जो हमारे पास जो COPD का पेशेंट है नो लॉन्गर और अनलॉन्गर prednisone यानी स्टेरॉइड थेरेपी पे डेवलप प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस सेंट्रल ओबेसिटी एंड थिन स्किन विद स्ट्राई विच लैब एबनॉर्मलिटी इज एक्सपेक्टेड. तो इसमें क्या है एक पेशेंट है जो बाहर से स्टेरॉइड यूज़ करता है. ठीक है
दोबारा से जो लोग स्टीरॉयड यूज़ करते हैं यानी कार्टिसोल, देखिए हमारे पास एसीटेज जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से जब प्रोड्यूस होते हैं तो वो एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है और वो कार्टिसोल को प्रोड्यूस करता है। बट इफ़ यू यूज स्टीरॉयड्स फ्रॉम आउटसाइड देन द एसीटेज विल बी सप्रेस्ड, हाई लेवल ऑफ कार्टिसोल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लो एसीटीएच एंड हाई कार्टिसोल। करेक्ट ऑप्शन मैं बताऊंगा बाद में। अगर एसीटीएच लो, यहाँ पे सबसे पहले नीचे से डिस्कस कर लेते हैं इन ऑप्शन नंबर डी, नॉर्मल एसीटीएच इन लो कार्टिसोल, इट विल नॉट बी सो, नॉर्मल एसीटीएच नहीं होगा, कार्टिसोल ज्यादा होगा। हाई एसीटीएच एंड लो का ये भी नहीं है, हाई एसीटीएच हाई नहीं होगा, एसीटीएच लो होगा बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल स्टीरॉयड्स, और कार्टिसोल तो ज्यादा होगा क्योंकि हम बाहर से दे रहे हैं। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन इज द ए। देन वी हैव a 70-year-old man with metastatic lung carcinoma है, उसको हाइपरकेसीमिया हो गया, पीटीएच उसका कम है। व्हाट इज द फैक्टर, विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल। तो इसमें हमारे पास हमने पढ़ा था कि जो स्क्वेमस सेल लंग कैंसर होते हैं जो पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड प्रोड्यूस करते हैं और वो पीटीएच की तरह काम करते हैं। तो पीटीएच की तरह मतलब वो होते हैं और वो क्या करते हैं, कैल्शियम को बढ़ाते हैं। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है, करेक्ट है ए, पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड सिक्रीशन। A 48-year-old man 2A present with hypertension, thyroid nodule, and family history of sudden cardiac death. Which screening is maintained before thyroid surgery? तो इसमें हमारे पास जो मेन 2 है इसमें फियोक्रोमोसाइटोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इसको हम एक्सक्लूड करने के लिए और थायराइड ट्रीटमेंट, थायराइडेक्टमी से पहले हम क्या करते हैं, कुछ टेस्ट करते हैं और इस टेस्ट में हमारे पास क्या होते हैं, हम चूँकि फियोक्रोमोसाइटोमा में हमारे पास मीटानिफ्रीन एंड मतलब ज़्यादा होते हैं तो हम मीटानिफ्रीन के टेस्ट जो है करते हैं ताकि इसके साथ मीन2 के साथ कोई एग्जिस्टिंग फियोक्रोमोसाइटोमा तो नहीं है। इसको चेक करने के लिए फिर हम मीटानिफ्रीन के लेवल देखते हैं। 19-year-old man with DKA with insulin infusion, 19 साल का एक पेशेंट है डीकेए का, तो ये टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज होगा। तो ऑलरेडी जाहिर सी बात है टाइप 1 डायबिटीज वी हैव डिस्कस इन फर्स्ट लेक्चर कि टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस जो है उसमें डीकेए होता है और हमने इसको इंसुलिन दे दिया। 4 घंटों के बाद ग्लूकोज 160 तक आ गया, पोटाशियम इतना है। व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट, तो हम नेक्स्ट बेस्ट स्टेप जो है क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट है एनआरबी पोटाशियम और इंसुलिन। तो हम इसमें क्या देंगे, पोटाशियम भी स्टार्ट करेंगे क्योंकि इंसुलिन क्या करता है वो पोटाशियम को ब्लड से सेल की तरफ लाता है और वो हाइपोकैलेमिया काज करता है, यानी इंसुलिन जो है हाइपोकैलेमिया काज करता है। तो इस पेशेंट को हमने इंसुलिन पे स्टार्ट किया होता लेकिन अब उसका पोटाशियम 2.9 आ गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पोटाशियम भी स्टार्ट करेंगे ताकि पोटाशियम का लेवल जो है कम ना हो जाए, ठीक है। और वो 3.3 मिलीमोल तक हम उसको जो है कंट्रोल करेंगे। तो इसमें क्या है कि एक पेशेंट है टाइप 1 डायबिटीज का और उसको हमने इंसुलिन पे स्टार्ट किया हुआ था। इंसुलिन क्या करता है, पोटाशियम को ब्लड से सेल की तरफ लाता है, तो यहाँ पे उसको पोटाशियम की कमी के चांसेस हैं, तो इसके लिए हम उसको पोटाशियम भी स्टार्ट करते हैं। सो दिखा रहे काम ये इंसुलिन ड्राइव पोटाशियम इनटू सेल प्रिसिपिटेटिंग हाइपोकैलेमिया या काजिंग हाइपोकैलेमिया। पोटाशियम रिप्लेसमेंट इज एसेंशियल वंस लेवल फॉल बिलो 3.3 मिलीमोल ड्यूरिंग थेरेपी ऑफ इंसुलिन। तो पोटाशियम आप कब स्टार्ट करेंगे, जब इस पोटाशियम का लेवल 3.3 से कम हो। तो जब हम एक पेशेंट होता है क्लिनिकल लाइफ में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक इंसुलिन डीके का पेशेंट है और उसको हमने इंसुलिन पे स्टार्ट किया, तो इसके लिए हम इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बेलेंस है वो करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट जो चेक है वो ज़रूर करेंगे, पोटाशियम देखेंगे, अगर ये 3.3 से कम है तो हम उसको भी स्टार्ट करेंगे पोटाशियम सप्लीमेंट को।